सो वापस से सभी को गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। डे 3 लास्ट डे एंड लास्ट सेशन, लास्ट टॉपिक इन न्यू दिल्ली। ब्रेक खत्म हो चुका है हमारा। वंडरफुल पानीपुरी पार्टी वी हैड इन द ब्रेक। अमेजिंग। हाँ हाँ, और it's a great session since morning. I'm telling you honestly. As a teacher, when I look from here, when I look at the expressions, I capture the expressions before I started the previous topic, and after I had completed the topic, there was change in expression, and that's exactly something which gives me contentment कि yes, ये purpose से यहाँ पे आए। अगला topic देखते हैं, marginal costing. Honest answers. How many of you are comfortable in this topic? Comfortable. Okay. How many of you feel that you are pro in this topic? मतलब बेस्ट। यहाँ पे जगह है सर, आप लोग आ सकते हैं instead of seeing from it. Literally there's a lot of space here. Okay. And how many of you are absolutely blank in this topic? Now this will help me to determine the scope of this topic. Okay. So मैं इसको मैराथन स्पीड से थोड़ा कम, नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा रखूंगा, है ना? So like 0.9x of the speed I'll keep in this topic. It will take around 1.5 hours for us to complete this topic. 75 to 90 minutes लगेंगे टॉपिक खत्म करने में, and then we'll wind up. For sheet I'll record a video for you and put it on YouTube. That's how I'll do. ठीक है? तैयार है सभी लोग? क्या हो गया? अच्छा यस बोले आप। प्रमु आ गया क्या? हाँ। कम करवाओ यार, ये बहुत। हाँ, इसका टेम्परेचर पहले ठीक था। It reflects here and bounce back on the face. बहुत बढ़िया, असली बाहुबली यही है। सही। Okay, let's get started. Marginal costing, a very very important topic and a very wonderful topic. You can see the occurrence of this topic in all the PYQs. It's been asked every single attempt, every single examination. This topic is being asked constantly. You can see 10 to 15 mark of weightage this topic carries for you in the examination. So you must study this topic properly. Marginal costing is not a method of costing. It is an approach, a technique of costing. हम लोग काफी बार कॉस्टिंग ज्यादा नहीं होती है, बट काफी बार ये होता है कि हमारे कैलकुलेशन का तरीका गलत होता है, जिसके वजह से हम कुछ गलत डिसीजंस लेते हैं, बिजनेस डिसीजंस गलत लेते हैं। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? इसके पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो था वो क्यों, कहां पे जाकर फेल हो रहा था जब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात चली। लेट्स अंडरस्टैंड। तो हुआ ये है कि आप इमेजिन कीजिए कि सपोज आपके पास एक दुकान है, ठीक है? उस दुकान में आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, यू आर बाइंग एंड सेलिंग सम गुड्स इन दैट शॉप। अब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उस प्रोडक्ट से कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप कुछ खास कमा नहीं रहे, पर दुकान आपके पास है, दुकान में इलेक्ट्रिसिटी है, फर्नीचर बना हुआ है, एम्प्लॉयज भी है। अब आपके पास एक प्रपोजल आता है कि आप ये अल्टरनेटिव बिजनेस कर सकते हो क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब ये अल्टरनेटिव बिजनेस करने के लिए ऑब्वियसली कुछ एडिशनल खर्चा आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपका प्रोडक्ट लाइन चेंज हो रहा है। जैसे कुछ, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो कुछ ऐसे शहर होते हैं जहां पे अभी तक हेलमेट कंपलसरी नहीं है। यहाँ दिल्ली में तो है, राइट? पीछे वालों को भी है, दिल्ली में है। दोपहर में नहीं है, पहनते नहीं है, नहीं वो तो अलग, बट ऐसे सख्त कानून है दिल्ली में, है ना?
चालान कट जाता है। लड़कियों का तो प्रॉब्लम नहीं, झगड़ लेते होंगे आप तो पुलिस वाले से, पकड़ लिया है ना। हाउ डे यू टॉक टू मी लाइक दिस, है ना। लड़कों का बेचारा बहुत बजाते हैं पुलिस वाले लड़कों को, है ना। अगली बार से नहीं करेंगे, माफ कर दो। हाँ, सो यहाँ पे कुछ शहर जहाँ पे हेलमेट नहीं होता है ना, लोग लिटरली देखना, जब नया नया कानून आने वाला होता है कि अब हेलमेट कंपलसरी होने वाले हैं, वो अपनी ही दुकान में ऐसे 50, 100, 200 हेलमेट लाकर बेचना चालू कर देते हैं, टेम्परेरी बिजनेस करते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आप भी ऐसा कोई बिजनेस इवेलुएट कर रहे हैं तो क्या मुझे ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब ये जो बंदा है ये क्या करेगा, ये सोचेगा कि अगर मैं हेलमेट लाकर बेचता हूं तो मेरा सेल्स कितना होगा, सेल्स में से मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और फिर वो फिगर निकालेगा प्रॉफिट या लॉस का, और उस फिगर के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि वो ये बिजनेस करेगा या नहीं करेगा। किसके बेसिस पे, प्रॉफिट या लॉस। हो सकता है शायद वो कहे कि नहीं मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस नहीं बैठ रहा है, मतलब या तो लॉस आ रहा है या जितना डिजायर्ड प्रॉफिट था उतना नहीं आ रहा है, तो वो हो सकता है डिसीजन ले कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन काफी बार हो सकता है कि ये डिसीजन जो उसको लगता है सही है एक्चुअली गलत हो जाए। उसके पास वाला अब हेलमेट बेचना चालू कर देता है, उसके पास वाला बिल्कुल उसी की तरह है, वो सोचता है कि नहीं चल इसने नहीं बेचा मैं बेचना चालू करूंगा। अब ये बिजनेसमैन सोच रहा है कि यार मैंने डिसीजन लिया कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल हेलमेट्स, और इसने डिसीजन लिया कि ही इज गोइंग टू सेल हेलमेट्स। ऐसा कैसे हो गया, मेरे कैलकुलेशन में कहां गलती रह गई, कौन सी फिगर है जो मैंने नहीं ली या ली। तो प्रॉब्लम है बात कैलकुलेशन की नहीं, ये बात है कैलकुलेशन करने के तरीके की, मतलब टेक्निक। वो जो पास वाला बंदा है ना, उसने कहा कि यार दुकान तो मेरे पास ऑलरेडी है, अगर मेरे को हेलमेट का धंधा करना है तो क्या नई दुकान लेने की जरूरत है, नहीं है, दुकान अपनी है, दुकान का खर्चा लगेगा नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट है। जो ये 2-4 लोग हैं इनको तो मैं वैसे भी सैलरी दे रहा हूं, तो उनको तो वैसे भी सैलरी जाएगी। मतलब वेदर आई डू दिस बिजनेस और आई डोंट डू दिस बिजनेस, will my cost increase or decrease? The answer is no. These type of cost are known as fixed cost. तो मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच में आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, जो कॉस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होती है, लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एंड द कॉस्ट विच इज प्रोपोर्शनेट टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी, जितना बिजनेस करोगे, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतनी ज्यादा कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वो जो पास में बंदा था दूसरी दुकान वाला, वो सोचता है कि भाई साहब मैं धंधा करूं ना करूं, दुकान का किराया तो लगना ही है, एम्प्लॉइज को सैलरी जानी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगने ही है, क्यों ना मैं ये नया बिजनेस करके जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मिलता है वो मैं कमा लूं। मतलब वो सिंपल चीज देखेगा, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हेलमेट एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द हेलमेट, एज सिंपल एज दैट। he is not going to reduce any fixed cost out of it. कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, दोनों का डिफरेंस, उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। मतलब यही स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग में ऐसे डेवलप होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से जब मैं माइनस करता हूं फिक्स्ड कॉस्ट तो मुझे जाकर मिलेगा प्रॉफिट या लॉस। The difference in these two approaches, in absorption costing, decisions are taken on the basis of profit and loss, whereas in marginal costing, decisions are taken on the basis of contribution. मैं इंक्रीमेंटल, मार्जिनल का मतलब है इंक्रीमेंटल, है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये टॉपिक पढ़ा था। With every additional unit consumed, the utility derived therefrom decreases, है ना। मार्जिनल मींस एडिशनल, इंक्रीमेंटल। तो अगर मैं यहां पर एक एडिशनल यूनिट बनाता हूं, बेचता हूं, तो उस एक एडिशनल यूनिट से मैं कितना सेल्स जनरेट करता हूं, माइनस उससे कितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है,
मतलब एडिशनल इनकम कितनी होती है उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। अब सवाल ये है कि इसको कंट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो भी आप कमा रहे हो ये पूरा के पूरा मुनाफा नहीं है। ये जो कमा रहे हो इसमें से सबसे पहले आप फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर करोगे, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। और एक बार फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गई फिर जितना भी कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? प्रॉफिट होगा। मतलब मेरे को एक बात बताओ, कैन आई से कंट्रीब्यूशन मोर देन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट? इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज है बट रटना नहीं है, समझना है। जितने भी फॉर्मूलाज है आप समझ सकते हो, ठीक है? मैं इसको यहाँ लिस्ट डाउन करता हूं, वैसे मैंने दिए हैं नोट्स के अंदर। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये क्लियर? अब मैंने क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट मेरी फिक्स रहेगी चाहे मैं बिजनेस करूं या ना करूं। क्लियर? मतलब यहां पर यह है कि फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है अगर उतना कंट्रीब्यूशन मैं अर्न करता हूं तो मेरा कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। एक सेकंड, ये कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब ब्रेक इवन पॉइंट। So can I say break even point is that point where my contribution is equal to my fixed cost? कह सकता हूं मैं ये? मतलब जितना कंट्रीब्यूशन उतना फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गया मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। और फिर अगर एनी कंट्रीब्यूशन, इफ आई गेट एनी कंट्रीब्यूशन अबव फिक्स्ड कॉस्ट, दैट विल बी माय प्रॉफिट। चेक करो क्या मैं लिख सकता हूं? प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। एग्री? और अगर ये नेगेटिव होगा तो लॉस। समझ रहे आप मेरी बात? सारे फॉर्मूलाज यहीं से बन सकते हैं। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है क्या? कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। सीढ़ी उड़ गई है बेटा, सो जा। बैड मैनर्स। बहुत बढ़िया। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जैसे मैं कहता हूं ना कि मेरा जीपी रेशियो 40% है, इसका मतलब है अगर मैंने 100 रुपए का सेल्स किया तो 40 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट है। वैसे ही जब मैं कहता हूं मेरा पीवी रेशियो 40% है ना, इसका मतलब अगर 100 रुपए का सेल्स है ना तो मेरा कंट्रीब्यूशन 40%। सर एक बात बताओ वापस, जीपी रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन में फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। प्रॉफिट आता है टोटल कॉस्ट माइनस करने के बाद, कंट्रीब्यूशन आता है सिर्फ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? ये सबसे बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिक्स्ड कॉस्ट इज इररिलेवेंट कॉस्ट, बिलीव मी, इररिलेवेंट कॉस्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए। मैं ये चीज करूं या ना करूं, अगर मैं ये डिसीजन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट को इन्वॉल्व करूंगा मैं कोई नया प्रोजेक्ट कभी चालू नहीं कर सकता। आपने काफी बार देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते हैं यही जनरली एक्सपैंड करते हैं, है ना? ये रिटेल में भी जाते हैं। जैसे अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल लूं तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो आप EISSM में पढ़ते हैं ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, SBU। व्हाट इज देयर SBU? इट इज द जामनगर रिफाइनरी, जो उनका कैश काउ है। कैश काउ भी टर्म आपने SM के अंदर पढ़ा होगा। ये उनका कैश काउ है। ये वो कंपनी है, वो यूनिट है जिससे सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, और इतना पैसा कमाते हैं कि उसके बाद ये जितना चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिर रिलायंस ने जब जामनगर रिफाइनरी का काम किया तो फिर वो सारे सेक्टर में, आज हर सेक्टर में, टेलीकॉम में है, इंश्योरेंस में है, रिटेल में है, शिपिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में। क्यों है इतना? क्योंकि कोई भी धंधा करने के लिए जो बेसिक सेटअप चाहिए, जो बेसिक रिसोर्सेज चाहिए, जिसको हम कहते हैं 5M फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो तो उनके पास तैयार है ना।
आज अगर हमें कोई नया धंधा सेटअप करना है तो स्क्रैच से चालू करना होगा, है ना। जगह ढूंढनी पड़ेगी, मैन पावर ढूंढना पड़ेगा, बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा। उनको इतना ढूंढने की जरूरत है नहीं है। तो वो लोग काम करते हैं कंट्रीब्यूशन बेसिस पे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लग चुकी है। इंक्रीमेंटल क्या करना है हमें, ये डिसीजन हम लोगों को यहाँ पे लेना है। तो जब मैं कहता हूं पीवी रेशियो, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्या मैं पीवी रेशियो की तरह एक और रेशियो बना सकता हूं जिसका नाम होगा वीसी रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। दिस रेशियो सिग्निफाइज व्हाट, हाउ मच इज माय वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज आउट ऑफ माय टोटल सेल्स। मेरा वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, करेक्ट। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं पीवी रेशियो का एक और फॉर्मूला होगा, इट इज इक्वल टू 100 माइनस वीसी रेशियो। चेक करो, अगर 100 में से मैं सपोज 100 रुपए का प्रोडक्ट है और मैं कह रहा हूं पीवी रेशियो 40% है, 40% है, तो वीसी रेशियो कितना हो गया, 60%। तो वीसी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस पीवी रेशियो, या फिर पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा 100 माइनस वीसी रेशियो, या फिर मैं कहूंगा पीवी रेशियो प्लस वीसी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स। चेक करो, सही बोल रहा हूं। मतलब ये फॉर्मूलास कहीं लिखे नहीं है, या आप बना सकते हो लॉजिकली। मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा चैप्टर बस इतने से स्टेटमेंट में सिमटा हुआ है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो और अच्छे से समझते हो तो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे हमें देखना है, अगर यहां पे कंट्रीब्यूशन मेरा पॉजिटिव है मैं डिसीजन दूंगा यस गो हेड, अगर ये नेगेटिव है डिसीजन दूंगा नो, ये बिजनेस मुझे नहीं करना। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए। अगर सर आप धंधा नहीं करोगे तो क्या होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन भी नेगेटिव या जीरो होगा। मेरा कंट्रीब्यूशन जीरो, फिक्स्ड कॉस्ट, मेरा लॉस बढ़ जाएगा। एटलीस्ट मैं कोई बिजनेस करूंगा तो कुछ तो कंट्रीब्यूशन आएगा, वो कुछ तो कंट्रीब्यूशन से या तो मेरा लॉस कम होगा या फिर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। अब कुछ लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर आप ये पूरे डिस्कशन में फिक्स कॉस्ट पे तो बात कर नहीं रहे हो, अगर आप कोई धंधा नहीं कर रहे हो तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट को कम कर लो। लेकिन फिक्स कॉस्ट भी एक लिमिट तक ही कम की जा सकती है। आप देखना अपने शहरों में बहुत सारी पुरानी फैक्ट्रीज होती है, बंद पड़ी होती है, जिसको कहते हैं अबेंडन, है ना। काफी बार टैक्स इशू की वजह से बंद होती है, काफी बार किसी इलीगल एक्टिविटी की वजह से बंद होती है, पर बंद हो जाती है। अच्छी प्राइम लोकेशंस पे बिल्डिंग देखना बिल्कुल खंडर बन जाती है। आपको क्या लगता है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है? देखना वहां पे वॉचमैन मिलेंगे आपको, वॉचमैन की सैलरी, इज इट नॉट द फिक्स कॉस्ट? यस। उसके अंदर इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है। आपको पता है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी मीटर लेना बहुत बड़ा हेडेक है, लेने के बाद कोई सरेंडर नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन जब आप लेते हो तो उसका मंथली फिक्स्ड चार्जेस का बिल आता है, इज इट नॉट द फिक्स्ड कॉस्ट? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपने टैक्सेस लेती है, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इज इट नॉट द फिक्स्ड कॉस्ट? आपकी खाली जमीन भी है ना, सरकार टैक्स लेगी, सरकार रखेगी मुझे क्या लेना देना, तुमने कुछ बनाया नहीं बनाया, तुमने कुछ किया नहीं किया। मतलब फिक्स कॉस्ट भी एक हद तक ही आप ला सकते हो, पर फिक्स कॉस्ट का नाम ही वही है ना, जो कॉस्ट जो रहेगी ही रहेगी उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। और हम तो ये चैप्टर इसलिए थोड़ी पढ़ रहे हैं कि मुझे धंधा वगैरह बंद करके सब रिटायरमेंट करना है, नहीं। हम तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं उसके साथ मुझे एडिशनल बिजनेस करना है या नहीं करना। ये मल्टी ब्रांड स्टोर का बिजनेस क्यों चला है? जहां पे आप देखिए पैंटालून्स में जाते हैं, पैंटालून्स में जाने के बाद 50-100 ब्रांड्स मिलते हैं, उससे पहले नहीं होता था ऐसा। लॉन्ग बैक अगर आप देखोगे आज भी दिल्ली में भी ऐसे बहुत सारे मार्केट होंगे जहां पे एक ब्रांड की स्टोर होती है, सिंगल ब्रांड स्टोर होता है ना। सो पार्क एवेन्यू का स्टोर है तो पार्क एवेन्यू का, लुइस विंटन का सिर्फ उसी का स्टोर है, वहीं पे उसी के प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप पैंटालून्स में जाते हैं सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो चाहता है कि मैं जितने ज्यादा प्रोडक्ट रखूंगा उतना ज्यादा सेल्स होगा, जितना ज्यादा सेल्स होगा उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो फिक्स्ड है। कॉस्ट तो फिक्स्ड है, जितनी जगह उसने मॉल में रोक रखी है उसका किराया फिक्स्ड है, जितने एम्प्लॉइज हायर करके रखे हैं उसकी सैलरी फिक्स्ड है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फिक्स्ड है, म्युनिसिपल टैक्सेस फिक्स है। अब अगर वो वहां पे एक ब्रांड का बेचे या 50 ब्रांड का बेचे, तो अगर पैंटालून्स इवैल्यूएट करेगा कि क्या मैं एक और नया ब्रांड यहाँ पे रखूं या नहीं, तो वो डिसीजन प्रॉफिट के बेसिस पे लेगा, वो डिसीजन बेसिस पे लेगा।
ये चैप्टर प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा नजरिया चेंज कर देता है, सिर्फ पढ़ने का नहीं, डिसीजंस लेने का। मार्जिनल कॉस्टिंग का दूसरा नाम है CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। और इन तीनों का रिलेशन पता है क्या है? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। जैसे ही वॉल्यूम चेंज होगी, क्वांटिटी चेंज होगी, कॉस्ट भी चेंज होगी और प्रॉफिट भी चेंज होगी। CVP एनालिसिस, सीए फाइनल में भी ये टॉपिक आपको पढ़ना है, ये सेम टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग सीए फाइनल का टॉपिक है। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक पॉजिटिव अप्रोच से इसको लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूलाज मैंने यहाँ दिए हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस बिटवीन, अगर पूछा, क्योंकि 25 से 35 मार्क की थ्योरी आती है कॉस्टिंग के अंदर, है ना, सो आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिक फॉर्मूलाज मैंने यहाँ दिए, बट वी आर गोइंग टू सी दीस फॉर्मूलाज इन द बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आओ, एकदम बेसिक क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। The following information is given by Bharat Limited. Selling price per unit is 10 rupees, variable cost per unit is 6 rupees, and the fixed cost is 24,000 rupees. ठीक है? You are required to calculate the following. अब हम ये क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ये स्टेटमेंट से भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूलाज भी बनाकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो चलिए यहां पर आते हैं और लिखते हैं बेसिक क्वेश्चन। Sales minus variable cost gives you contribution minus fixed cost gives you profit oblique loss. What happened? Okay, निशांत सर से बात हुई? Okay, so see you. Thank you so much. Thank you for waiting. Thank you. All the best for your articleship. Thank you for So she is looking very small, but she is passed intermediate both group in the first attempt. आज हमारे साथ यहाँ पे ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं, लिटरली आपको किसी को कुछ भी पूछना है तो वो लोग यहाँ पे हैं। बहुत अमेजिंग गैदरिंग। कोमल एंड निधि, यू आल्सो कम ओवर हियर। आपको कोई भी डाउट हो ना, पढ़ाई के लेके, प्रिपरेशंस को लेकर, और ये तीनों दिल्ली से आर्टिकलशिप कर रहे हैं, तो अभी इतने स्पेसिफिक डाउट्स मत पूछना कि कौन सी फर्म से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है? कोमल इज डूइंग फ्रॉम अर्न्स्ट एंड यंग, बिग 4 है, वहां से आर्टिकलशिप कर रही है। निधि दिल्ली में है और क्विंसी भी दिल्ली में है। All 3 of them have studied from the Bahubali team. They have passed intermediate both groups in the very first attempt. तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? Quincy, you want to say something? पहले आप जनरल चीज कह सकते हो जो आपको कहना है, और फिर आपके, लिटरली बता रहा हूँ, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू आस्क, बिकॉज आप अभी जिस चीज की तैयारी कर रहे हो ना, ये ऑलरेडी वहां पे है ना? तो पहले आप इनका सुन लीजिए, फिर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो ये लोग यहीं पे युक्ति जारी है। जल्दबाजी है मैम? क्यों? अच्छा ठीक है, तो पहले इससे डाउट पूछ ले। हाँ दीजिए क्विंसी। कोमल और ये यहीं पे, निशान सर आने के बाद वी विल अगेन, वी आर देयर फॉर यू, डोंट वरी। यस मैम, बताइए। डाउट? So Quincy belongs from Punjab. Which place in Punjab? Malod near Bhatinda. She belongs from Punjab.
She has cleared CA foundation in the first attempt. She studied November 21. December 21. Yeah, and then she attended the Ekagrata batch with us, and both the groups she did. Throughout her journey, she was good student. She studied consistently. How she studied, she'll tell. जो मुझे पता है वो ये है, she belongs from a conservative family. कंजर्वेटिव फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाहर वगैरह नहीं जाते, जितना मुझे पता है, बाकी गई हो तो पता नहीं. And she cleared both groups in the very first attempt in November 2022. I don't know how she managed to convince her father and the family कि मैं अब घर से बाहर जाऊंगी, दूर रहूंगी और दूर रहकर दिल्ली में आर्टिकलशिप करूंगी. And now she is doing her articleship from a good firm in New Delhi. So over to you, Quincy. How you managed to do this? How you managed to convince your family? The ITOC because I went to Chandigarh with my friends. तो घर वालों को थोड़ा तो हो ही गया था कि हाँ कि अब निकली है बाहर तो भेज सकते हैं. तो पहले तो उनका वही प्लान था कि मेरे को आर्टिकलशिप भी चंडीगढ़ से ही करवाएंगे. देन आई कन्विंस देम कि गुड़गांव और दिल्ली में ही है मेन सीए फॉर्म्स. तो मैंने फाइंड आउट वेरी गुड फॉर्म. बिग फोर तो मतलब एक फील्ड में एक्सपोजर देता है तो आप पे डिपेंड करता है बिकॉज आई वांट एक्सपोजर इन एवरी फील्ड. तो आई फाइंड आउट अ गुड फॉर्म इन गुड़गांव जहाँ पे मेरे को स्टाइपेंड भी ऐसी मिल रही है कि एटलीस्ट मैं यहाँ रहने का खर्चा निकाल रही हूँ. तो दिस वाज द ग्रेटेस्ट थिंग जो मेरे घर वालों को. I think the figure which can motivate them all is, can you tell your stipend figure? 10,000 rupees per month. First year आर्टिकलशिप, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बढ़ेगा. कुछ कमिटमेंट दिया कितना करेंगे? बिग फोर में तो बता देते हैं ना तीनों साल का कितना है. उन्होंने बोला था कि सेकंड ईयर में 14 to 15, 20, 25 हजार रुपए. सीरियसली यार, अमेजिंग है ना. Any questions you have, you want to ask to Quincy? Yes, ma'am. Okay. वो पहले तो एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स कर सकते हो. तो जैसे मैं एक दिन में सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर सकती थी तो मैंने अपना वो शेड्यूल बनाया हुआ था कि इतने दिन इतने सब्जेक्ट करने हैं, इतने दिन इतने. और मैंने सीरीज वगैरह पेपर देने शुरू. जैसे सर ने भी बोला था कि आप जो पेपर का टाइमिंग होता है 2 से 5 उस टाइमिंग में पेपर सॉल्व करो. तो ऐसे एक एक शेड्यूल बनाया था कि कब कब कौन सा पेपर देना है और जिस टॉपिक में आपको लगता था वो मार्क करा कि इस टॉपिक में आपका 20 पॉइंट आया तो उस चैप्टर को दोबारा रिवाइज करा. फिर उसकी सीरीज एमटीपी दे सकते हैं, आरटीपी, पीवाईक्यू मैंने ऐसे ही कवर करे थे लास्ट मंथ. तो वो प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपकी रिवीजन भी हो जाती है और सीरीज भी खत्म हो जाती है. एक बार जब शुरू करते हो तो होता है लेकिन फिर जब अंदर से हो तो फिर डर तो रहेगा, डर होना भी चाहिए. आई थिंक Yeah, that's right. You should not get overconfident. I agree with you. Anyone else? कोई सवाल नहीं है? फाड़ दोगे आज ये दोनों ग्रुप? अभी बताया ना कि वो आपने वो इंटर का ग्रुप 1 जैसे विजुअल करने भी एक बोला था कि आप स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आप बोथ ग्रुप दे सकते हो या नहीं. जब आपकी इंटर की ग्रुप 1 की प्रिपरेशन मतलब क्लासेस खत्म होगी ना तभी आप उस पोजीशन पे आके आप डिसाइड कर सकते हो. जब आप इंटर का ग्रुप 2 शुरू करोगे तो उस पोजीशन पे आपको पता चलेगा कि आप ग्रुप 1 में कहां स्टैंड करते हो. आपको ग्रुप 1 की क्लासेस के साथ साथ उसकी रिवीजन चालू करनी होगी तो ही आप दोनों को अच्छे से दे पाओगे. मेरा पर्सपेक्टिव ये. आई थिंक हम लोग ना यूपीएससी के अड्डे में बैठे हैं और ये चीज हमें कहना चाहिए. यूपीएससी में ऐसा ही होता है, हमसे बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, है ना.
और उनके पास भी लगभग 1 साल का समय होता है तैयारी करने का। तो मैं आपको बताता हूँ, वो लोग यूपीएससी में ऐसे ही करते हैं, पहले 3 महीने 4 महीने 3-4 सब्जेक्ट्स उठाते हैं, उसको पूरा खत्म कर देते हैं टॉप टू बॉटम, उसकी क्लासेस, सेल्फ स्टडी, रिविजन्स, मतलब अप टू योर सेटिस्फैक्शन, उसको खत्म करके साइड में रखते हैं। फिर अगले 3-4 सब्जेक्ट्स उठाते हैं, उसको खत्म करके साइड में रखते हैं, और फिर बाद में सब तीसरा बंडल उठाते हैं, पढ़ के साइड में रखते हैं, और फिर लास्ट में सबको रिवाइज करते हैं। हम लोग भी तो यही करते हैं। पहले हम इंटरमीडिएट में जीवन से चालू करते हैं, 4 सब्जेक्ट्स करते हैं। सर आपने जो बताया जैसे मतलब खत्म करके रख देते हो फिर बाद में स्टार्ट करते हो, बस तो वही पूछ रहा हूँ, तो बाद मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम जीवन खत्म करके रखते हैं, फिर G2 पे आते हैं। हम में और यूपीएससी के बच्चों में डिफरेंस क्या है? वो जब 3 सब्जेक्ट खत्म करके रखते हैं ना, उनके माइंड में ये डर नहीं है कि मैं 3 सब्जेक्ट भूल जाऊंगा। जब वो दूसरे 3 या 4 सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना भाई, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं 3 महीने बाद भी पहले के 3 सब्जेक्ट रिवाइज करूंगा ना, मुझे आ जाएगा। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? क्योंकि उन्होंने जब वो पहले 3 सब्जेक्ट पढ़े, तब उतने ध्यान से पढ़े, उतने कंसंट्रेशन से पढ़े, उस प्लानिंग से पढ़े। सीए बच्चे के साथ एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं तो एज ए टीचर फेस करता हूँ, जब ग्रुप 2 की क्लास चालू होती है ना, पहले दिन बवाल पता है क्या मचता है? हाउ टू रिवाइज G1 along with G2। उसके बाद कैसे रिवाइज करना है? मतलब जैसे उसके बाद आपके पास 8 सब्जेक्ट है, हाँ, थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है, तो पहले मतलब किस तरीके से उठाना चाहिए, या तो थ्योरी उठाओ या प्रैक्टिकल या मिक्स कैसे? और थ्योरी भी revision is something, brother, which you are not starting 8 subjects revising on one single date. You are doing on a constant basis. You have to make a plan. मई 2023 के जो बच्चे मुझसे एकाग्रता बैच में पढ़े हैं, डू यू रिमेम्बर मैंने आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन प्लान बना के दिया है? डेली का 1 घंटा, संडे का प्लान 3 घंटा 3 घंटा, ऐसा प्लान बना के दिया। आप ये रिवीजन करते रहोगे ना, इट्स अ परपेचुअल प्रोसेस ब्रदर। अगर आप सोचो कि मैं एग्जाम से पहले क्लासेस खत्म करने के बाद 2 महीने मुझे मिले हैं, मैं ये 2 महीने में बैठ के पूरे 8 सब्जेक्ट रिवाइज कर लूंगा, मतलब आज डे 1 है, आज मैं रिवीजन चालू करूंगा 8 सब्जेक्ट की, तो ऐसे नहीं हो सकता है। वो कर ही नहीं सकते हो आप समझ रहे हो? इट इज अ परपेचुअल प्रोसेस। या एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन? वो 8 दिन पेपर के साथ कैसे मैनेज? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। या तो वही जैसे फर्स्ट पेपर पहले तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कब शुरू कर रहे हो। रही बात बाकी पेपर्स की, तो हम पेपर देते जैसे आते हैं, तो मेरा तो जैसे ट्रैवलिंग टाइम होता था, मेरे घर से सेंटर दूर होता था, तो मेरा तो 1.5 घंटे का मेरे को फुल रेस्ट मिल जाती थी, और तब मैं कोई बुक वगैरह कुछ नहीं खोलती थी। घर पे आके मतलब पहले प्लान बनाना कि कौन सा मेरे वीक चीजें फिर भी रहती है, पेपर तक भी रहती है, ऐसे नहीं कि आप सब चीज कवर कर लोगे, कुछ वीक चीजें तो आपकी वीक थिंग्स तो रहेंगी कोई टॉपिक्स में, तो पहले मैं वो कवर करती थी, और जो चीज मेरे को अच्छे से आती है मैंने वैसे करा, पहले वो चीज खत्म करके वो चैप्टर या वो टॉपिक खत्म करके फिर जो नहीं आते उस पे फोकस, बिकॉज आई शुरू करती थी वही समझाया कि आप 70% सिलेबस कर लो, लेकिन उसको इतने अच्छे से करो कि उसमें कोई गलती ना हो। तो वो चीज मैंने करी है पेपर में भी, कि पहले जो मेरे को आता है वो अच्छे से। anyone? If anyone, any specific, any girl is facing the same kind of problem at family level, at personal level, where you are in a little conservative family, see, family is not wrong at their side, so you have a very good opportunity to ask question to her, that how she managed to convince parents, how she managed to come out of that environment, because the place, the city from which she belongs, I'm sure there are not too many facilities like you guys have over here. I remember a lot of time when I used to make an attempt to do a video call with her, her video was always stuck up, always stuck up. She was not having even that much of internet, good quality internet, that she can even do a WhatsApp video call, even that much. So any question, anyone? No questions? Amazing. You have a question? Yeah. My father used to say कि यार तुमने यहाँ तो सीए फॉर्म्स हैं, यहाँ से क्यों कर रही है? तो मैं कभी I
टू ग्रो माय सेल्फ, मुझे उस शहर में जाना है, मुझे भी वो प्रॉब्लम्स फेस करनी है। जब तक मैं फेस नहीं करूंगी तब तक मैं उसे टॉलरेट कैसे करूंगी? आई थिंक ना मेरी सेम चीज थी। तो मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत चलती रहती है, तो मेन मुद्दा तो यही था। तो इसीलिए मैंने वो फॉर्म चूज करी जिसमें मतलब मेरा खर्चा खुद मैं निकाल पा रही हूँ। तो वो खुद करके दिखाना पड़ेगा उनको कि हाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। उनको चाहिए कि हम बाहर जाएं, कुछ करें। अभी भी मेरा ऐसा सीन है, मैं घर से निकलती हूँ आर्टिकलशिप के लिए, पहले कॉल करना पड़ता है कि मैं निकल रही हूँ, मैं पहुंच गई हूँ। मैं घर वापस आ गई हूँ, मैं इतने बजे आऊंगी, इतने बजे होगा। अभी भी अपडेट उनको देनी पड़ती है। अभी भी 4 फोन आ चुके हैं कि तू वहां से निकली है। वो चीज अभी चलेगी थोड़ा टाइम, वो उसको टाइम लगेगा, उसको आप नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। बस आप अपने आप को आप इम्प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ये एकदम से नहीं होगा। उनका उनका पार्ट गलत नहीं है, पेरेंट्स का पार्ट, ठीक है। आप एक अनजान शहर में हो, बड़े शहर में हो, यहाँ पे आए हो, तो उनको डर लगता है। आप इसको कुछ भी समझ सकते हो, रेस्ट्रिक्शन समझ सकते हो, या आप इसको उनका प्यार समझ सकते हो, केयर समझ सकते हो, है ना। ये रहेगा ओवर द पीरियड, ये हो जाएगा। मतलब जैसे बहुत सिंपल है, आज अगर आप रात को 9-10 बजे घर पे जाते हो ना, तो पेरेंट्स चिंता करेंगे, डांटेंगे, कंसर्न होंगे। लेकिन अगर आप आर्टिकलशिप करते समय 9-10 बजे घर पे जाते हो ना, शुरुआत में डांट पड़ेगी, बाद में दे विल गेट यूज्ड टू इट, दे विल अंडरस्टैंड यार ऑफिस है, जाना पड़ता है। दे विल लुक एट द थिंग्स के चलो ऑफिस की कैब आ रही है, या फिर आप जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो साथ में कोई कलीग है, तो यू आर सेफ। आइडिया इज दे विल इंश्योर योर सेफ्टी एंड देन दे विल गेट। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फर्स्ट 2-3 डेज ऑफ आर्टिकलशिप मेरा 6 बजे तक होता था। फिर अभी वो मतलब मीटिंग्स शुरू हो गई है, काम बढ़ रहा है, तो अभी मेरे को 8 बज जाते हैं। तो पहले वही था कि इतनी लेट उन्होंने 6 बजे तक टाइमिंग बोला, 8 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं वो बोला, लेकिन अभी टाइम बढ़ा गया है। तो वो उनको समझाना पड़ता है, उनको बोलना, क्योंकि अब वो ऑफिस में आके ये तो बोल नहीं सकते हैं ना कि हमारे बच्चे को घर जल्दी भेजो। मतलब माँ बाप की ममता घर तक ही चलती है, ऑफिस में नहीं ला सकते। ऑफिस वाले सिंपल जवाब दे देंगे, भाई एक काम करो, मम्मी के पास ही आर्टिकलशिप कर लो। वो आप दे नहीं सकते हो। दिस इज द लाइफ, दिस इज द रियलिटी, दैट्स हाउ इट। बिगेस्ट एग्जांपल यही दे देती हूँ। मैं बोलती हूँ कल को मैं जॉब करूंगी तो फिर भी यही होगा ना, अभी भी वही चल रही है, मेरी पढ़ाई का वो चल रहा है। अगर आप इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, थोड़ा बहुत प्यार से बात करनी पड़ती है। अगर आप वो करोगे ना थोड़ा, मैं पंजाबी वर्ड आ रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, वी अंडरस्टैंड एंड खींच सो खींच के बोलोगे ना तो वो नहीं मानेंगे। ऐसे प्यार से बोलना पड़ेगा, ये था। ग्रेट। आप कुछ पूछ रहे थे मैम? मेंटल हेल्थ। हम्म बचपन से अभी तक जब एग्जाम्स पास आते हैं मेरे को बहुत नेगेटिविटी होती है, और इस वजह से कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है। मेरा तो ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है। उस चीज को लेके ये चीज तो मेरे साथ भी बहुत होती है। मेरी नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग सब लोग करती है। तो मेरी जो नेगेटिविटी दूर होती थी, तो मैं जैसे पाठ वगैरह करती हूँ, मतलब मेडिटेशन करती हूँ, थोड़ा बहुत गुरुद्वारे जाती हूँ। तो मेरी बेस्ट चीज तो वो होती थी। सबका अलग अलग होता है कि नेगेटिविटी दूर करने का, या लिसनिंग टू म्यूजिक सॉन्ग भी मतलब बहुत मेरे को मतलब काम डाउन कर देते हैं। तो वो अपने आप पे डिपेंड है कि आपकी नेगेटिविटी कैसे दूर होगी, वो खुद को करनी पड़ेगी। ये बात सही है। हर एक इंसान का एक तरीका होता है टू ओवरकम द नेगेटिविटी, बट यू विल हैव टू डू इट योरसेल्फ बिकॉज यू नो योर प्रॉब्लम द बेस्ट। आई एम टेलिंग यू जेन्युइनली, मुझे यहाँ पे डे 1 पे आने से पहले बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी। ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। युक्ति का मेरे को मैसेज भी आया था, सर ऑल द बेस्ट फॉर योर मैराथन डे 1। सो युक्ति स्टूडेंट है, वहां पे बैठी है। ये स्टूडेंट से देखो, मैं इनको बचपन से नहीं जानता था। इट्स ऑल दैट आफ्टर कनेक्टिंग टू एन अकेडमी इनसे बात होती रहती है। तो मैंने कहा यार मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। मेरी प्लस की क्लास थी सुबह 8 से 10, उस दिन भी मुझे याद है। एंड आई वाज लाइक मैन, व्हाट इफ आई गो ब्लैंक, ऐसे फियर फैक्टर हमारे मन में भी होता है। बट यू हैव टू ओवरकम द एंजाइटी।
मैं आपको मेरा सीक्रेट बताता हूँ, मैंने डे 1 पे एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया। मैंने ना यहाँ पे आते ही सीधा पढ़ाना चालू नहीं किया, मैंने यहाँ पे आके ना पहले माहौल चेंज कर दिया। आपको पता भी नहीं चला, मैंने आपको बकरा बना के अपनी एंजाइटी सही कर दी। सही बता रहा हूँ, मैंने यहाँ के माहौल चेंज कर दिया, लेकिन पता है उसका फायदा हो गया आपको भी और मुझे भी। सबसे बड़ा डर होता है अननोन फेसेस। अब बहुत सारे फेसेस मैं जानता हूँ, आपके लिए फाउंडेशन मैराथन लिया था गालिब में, आपको देखा है, बहुत सारे अननोन फेसेस है। दूसरा, कहीं ना कहीं किसी भी टीचर को या परफॉर्मर को, आर्टिस्ट को ये डर होता है कि जब ऑडियंस साइज गिरता जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप खुद को कोसते हो कि मुझसे क्या गलत हुआ है, मुझसे क्या गलती हो गई है, या मैंने क्या कम पढ़ा है। मुझे अभी भी याद है, निशांत भाई लास्ट टाइम नवंबर में बहुत एंशियस हो गए थे इस चीज को लेकर। मैंने निशांत भाई को एक ही चीज कहा, और मेरे को किसी ने किसी दिन कहा है, मेरे गुरु ने, भूल जाओ के सामने कोई बैठा है, आप ये समझो एक काला कपड़ा लगा हुआ है, और आप बस उस काले कपड़े को देखकर डिलीवर कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, दैट्स ऑल। लिटरली ये प्रिंसिपल फॉलो किया। मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आकर अपने फियर को ओवरकम करने के लिए मैंने माहौल को थोड़ा लाइट किया, फिर मैंने सेटअप किया, वो सेटअप कर दिया, थोड़ा कॉन्फिडेंस तब आता है कि हाँ, सी दिस इज माय स्टेज, राइट? इफ माय इक्विपमेंट्स वर्क करेक्टली, आई फील कॉन्फिडेंट। व्हेन यू से फेलियर, फेलियर एग्जाम में आपको डर नहीं लगता, अगर कैलकुलेटर बंद हो गया तो, अगर पेन में इंक खत्म, सारे वर्स्ट ख्याल आते हैं, अगर मेरी टेबल टूटी निकली तो, मतलब बाकी तो आई, कंटेंट भूलने का डर तो आई, पर ये सब उल्टे पुल्टे ख्याल नहीं आते, वो हमको भी तो आते हैं। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मेरे ब्लॉग में देखना, कभी भी कहीं ट्रैवल करता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लिस्ट में नहीं होते क्या कपड़े ले जाने साथ में, पता है यही पहनना है और तो कुछ है ही नहीं पहनने को। ये लिस्ट बनाता हूँ कि मुझे इक्विपमेंट्स में क्या क्या ले जाना है। एक सिंगल केबल भी अगर छूट गई ना, आप देख रहे हैं कितनी केबलिंग होती है, एक सिंगल केबल भी अगर छूट गई ना, तो वी गेट हैंडीकैप। कहां भागेंगे यहाँ पे उसको लेने के लिए, कहीं नहीं भाग सकते हैं, और फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। आप समझ रहे हो? अपनी एंजाइटी को आप कैसे ओवरकम करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट शी सेड इज रेलेवेंट टू हर, उसने कैसे किया, आपको क्या रिफ्रेश करता है, रेजुविनेट करता है, ये आपके ऊपर है। वेल, हनुमान चालीसा रियली वर्कड फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडीिंग ऑनेस्टली, एंड चॉकलेट्स, सीए फाइनल एग्जाम से पहले आई वाज हैविंग अ फुल ग्लास ऑफ चॉकलेट। बिलीव मी, 2 से 5 पेपर होता था, लंच तो नहीं कर सकता था मैं। अभी भी आप देखो, मैं आपके सामने यहाँ लंच कहाँ कर रहा हूँ 3 दिनों से, मैं आउट ऑफ एंजाइटी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ, आउट ऑफ एंजाइटी। सो आप लिटरली ये सोचिए, एक टाइम नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, ये बात तो कंफर्म है। बट जब चॉकलेट खाते हैं ना, तो you feel that you are gone out of the world, right? So you feel little contented, your anxiety comes down. Anyone else? Any question? 3 और स्टूडेंट हैं फाइनल वाले हमारे, मतलब सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, इंटर पास आउट स्टूडेंट्स हैं, आपके इमीडिएट सीनियर्स हैं, तो उनसे भी आप सवाल कर सकते हैं। विल हैव दिस Q&A सेशन आफ्टर दिस टॉपिक गेट्स ओवर। बट अगर इमीडिएट कोई क्वेश्चन है, बिकॉज शी इज लीविंग। चलो, दीदी बोलेगा ना, आप क्या चाहते हो? That's amazing. So कोमल, निधि, मैं आपको बाद में ट्रबल करता हूँ, अपूर्व आपको बाद में ट्रबल करता हूँ, एक बार ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। कुछ लोग बहुत गंदी नजरों से देख रहे हैं मुझे, पढ़ाना भाई चुपचाप फालतू बात। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Amazing. So it feels so nice to see your students growing and glowing. So इंतजार रहेगा किसी दिन जब आप भी इस तरीके से पास होकर आर्टिकलशिप करेंगे, और जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आप मुझसे मिल जाएंगे, और उससे आगे इंतजार रहेगा उस दिन का। ऑनेस्टली बता रहा हूं कि आप सीए बनने के बाद याद रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, आज तो सब बोलते हैं, बट बात की बात अलग होती है, सीए बनने के बाद कितने लोग याद रखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? ऐसा क्यों बोलते हैं, सीए कितने बनते हैं? मेरे को लगता है कि अगर हर एक बच्चा यहाँ पे पिछले 3 दिनों से बैठा है ना, जो टिक गए ना 3 दिन तक,
ये 100% बच्चा सीए बन सकता है। और कोई exaggeration नहीं है दोस्त, लिटरली बोल रहा हूँ, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, अगर 3 दिन तुम टिक के बैठे हो ना, इतने अनकंफर्टेबल होकर, इतने दूर से ट्रैवलिंग करके अगर आप बैठे हो, तो इसका मतलब है आधा टेस्ट तो आप पास कर चुके हो, ये बात पक्की है। और एक चीज समझ लेना, साला कोई इंडिया का रिजल्ट ना मेरा रिजल्ट डिसाइड कभी नहीं कर सकता, ये अधिकार कभी किसी को देना मत। अगर 1% भी रिजल्ट लगेगा ना, तो मैं उस 1% में रह सकता हूँ, मेरे को इतना पता है। मेरे फाइनल का रिजल्ट 1.75% था and I passed both groups first attempt in that result 1 point and I'm still telling you I'm a very average student। लेकिन मैं अनएवरेज क्यों हूं, मैं आपको, आप यहाँ पे देख रहे हो मैं किस तरीके से प्लानिंग से काम करता हूँ। आई डोंट डू एनीथिंग विदाउट प्लानिंग। इसके लिए बहुत बार मैम मुझे डांटते भी है दैट व्हाट इज दिस रबिश, एवरी टाइम यू डू प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, व्हाई डोंट यू डू एनीथिंग विदाउट प्लानिंग। आई कांट डू एनीथिंग विदाउट प्लानिंग, एवरीथिंग हैज टू बी प्लान्ड। समझ लिया? यस सर। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। कन्वोकेशन माइक चेंज कर ले। ओके, सो सबसे पहले बेसिक डेटा लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है यहाँ पे 10 रुपीज। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 6 रुपीज। तो मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? 4 रुपीज, है ना। पहला क्वेश्चन निकालना है पीवी रेशियो। इसके नीचे 1-2 लाइन ब्लैंक छोड़े और फिर लिखिए ए पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 100, 40%। चेक करो। तो अगर पीवी रेशियो 40% है तो वीसी रेशियो कितना होगा? विदाउट एनी डाउट, एब्सोल्युटली क्लियर। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स एंड इन रुपीस। ओके, अब यहाँ पे आपको कहा है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है बेटा जी 24,000। अब देखो टेबल पे ध्यान देना, मुझे निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। कॉन्सेंट्रेट ऑल ऑफ यू। ब्रेक इवन पॉइंट is that point where my profit or loss is 0. Can I write 0 over here? पक्का? अगर ये 0 है, फिक्स कॉस्ट 0 है, what will be my desired contribution? बिल्कुल सही है, रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, है ना। सो 24,000 की फिक्स कॉस्ट के लिए 24,000 कंट्रीब्यूशन मुझे कमाना है। अगर एक यूनिट पे मैं 4 रुपए कमाता हूं, अगर एक यूनिट पे मैं 4 रुपए कमाता हूं, तो सेल्स कितना करना पड़ेगा टू गेट अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 24,000? सर कैसे करें? 24,000 into 10 divided by 4. Check all of you, have you got this figure as 60,000 rupees? Yes sir. अगर 60,000 रुपीज मेरा सेल है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? अगर 60,000 रुपीज का सेल करके मैं ब्रेक इवन करता हूं, कैन यू टेल मी कितने यूनिट्स पे मैं ब्रेक इवन करूंगा? कैसे आया 6,000? सर 60,000 ओके मैम। स्माइल, आपने टी शर्ट स्माइल का पहना बट आप स्माइल नहीं कर रहे। ऑल ओके, समझ में आ रहा है? पक्का? हाइबरनेट हो गए तो बीच में, हाइबरनेट का मालूम है, लैपटॉप हैंग हो जाता है। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला से करते हैं। बहुत बढ़िया। ब्रेक इवन पॉइंट इट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बहुत बढ़िया। फिक्स्ड कॉस्ट 24,000 अपॉन 4 रुपीज, दैट गिव्स यू 6,000 यूनिट्स। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में चाहिए तो मैं डिनोमिनेटर में लूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आया आंसर सभी का? सर एग्जाम में क्या चलेगा? कुछ भी चलेगा, चीटिंग छोड़ के कुछ भी चलेगा। समझ में? स्टेटमेंट से किया तो भी डन, ये फॉर्मेट से किया तो भी डन।
प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर 10% अबव ब्रेक इवन सेल्स। आपको पूछा है प्रॉफिट कितना होगा अगर मेरा एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन सेल्स से 10% ज्यादा है। पहले टेबल से करते हैं। ओके, ब्रेक इवन सेल्स कितना है 6000 यूनिट और अमाउंट कितना है 60,000 60,000। 10% अगर मैं ऐड कर दूं तो यहां हो जाएगा 6600 यूनिट, यहां पे हो गया 66,000। अब वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए पर यूनिट है ना, तो 6600 यूनिट इंटू 6 रुपए, दैट इज 39,600। सो दैट विल गिव मी द कंट्रीब्यूशन ऑफ 26,400 माइनस 24,000, that will give me 2,400. Check all of you. Is this clear? So profit when sales are 10% above break even sales. Break even sales मतलब ये वो सेल्स है जहां तक मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होता है, जहां तक से फिक्स कॉस्ट रिकवर होती है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, फोकस करना। प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखना, MOS सेल इनटू PV रेशियो। ये MOS सेल कौन सी चिड़िया का नाम है? मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस MOS सेल। समझ में आ रहा है? मतलब जो मैंने टोटल सेल्स किया है ना, उसमें से कुछ सेल्स ऐसा होता है जो मुझे ब्रेक इवन करने में मदद करता है, मतलब विच रिकवर्स माय फिक्स कॉस्ट। उसके ऊपर का जो सेल होता है उसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। मेरा ब्रेक इवन सेल्स कितना है बेटा जी? 60,000 रुपए, 60,000। क्वेश्चन कहता है 10% अबाउ ब्रेक इवन सेल, मतलब MOS सेल कितना होगा? 6,000 रुपए। मैंने क्या समझाया था? ब्रेक इवन पॉइंट तक कंट्रीब्यूशन कोई प्रॉफिट नहीं देता है, जैसे ही ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हुआ एंटायर कंट्रीब्यूशन इज माय प्रॉफिटेबिलिटी। तो पूरा पीवी रेशियो 40% से मल्टीप्लाई करेंगे, चेक करना 2,400 रुपए टेबल से मैच हो रहा है। आया सबको समझ में? क्लियर? पक्का? बहुत ही बढ़िया। कॉस्टिंग के जो स्पेशल क्लास की बैच है उसकी लिंक कोई टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देना, और मैं भी इंस्टाग्राम पे डलवा दूंगा। आप किसी ने भी नहीं देखा, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत ही मजेदार लेक्चर्स है। क्विंसी अभी यहाँ से चली गई, क्विंसी ने वही लेक्चर्स अटेंड किए थे, कॉस्टिंग की स्पेशल क्लास बैच अटेंड की थी, एंड शी स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स विद दैट। ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अब यहाँ पे क्या किया? प्रॉफिट का फिगर दे दिया, मुझे 4,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ 4,000, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स 24,000। 4,000 रुपए का प्रॉफिट होना, 24,000 का फिक्स कॉस्ट होता, बोले तो कंट्रीब्यूशन कितने का होना? 28,000 का कंट्रीब्यूशन होना। बहुत ही बढ़िया। अब 28,000 का कंट्रीब्यूशन होना बोले तो एक यूनिट पे 4 रुपीज कंट्रीब्यूशन कमाते, कितना यूनिट बेचते? 28,000 divided by 4 equals to 7,000 units। बहुत ही बढ़िया। सेल्स का अमाउंट 70,000, वेरिएबल कॉस्ट 42। शाबाश, बहुत बढ़िया, अद्भुत। आया समझ में? इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया। आज वैसे तो मेरे को दिखा नहीं किसी ने फाटक खोली हो, बट चुपके से खोली हो तो पता नहीं, ऐसे मेरे को दिखा नहीं। बहुत अच्छी बात। इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसको कहते हैं डिजायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट। desired profit is 4,000, fixed cost 24,000, अगर एक लड़का छींकता है तो शायद ही कोई बोलता है ब्लेस यू, और अगर एक लड़की छींकती है तो पूरे क्लास में आवाज गूंजती है ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। देख रहे हो, बहुत बुरा होता है हम लोगों के साथ। There is no one to take care। सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए लड़के का और आकर 4 लोग मार के जाएंगे, मर जा
लड़की का एक्सीडेंट हो, ओ क्या हुआ बहन जी, उसको पकड़ के धोएंगे, आसपास वाले 4 लोगों को पकड़ के धो देंगे। एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं, मैं आपको लेकर चलूं? लगी तो नहीं? आपका कोई रिश्तेदार है तो मत बुलाइए, मैं बन जाऊंगा आपका रिश्तेदार। बहुत बढ़िया, जबरदस्त इनइक्वालिटी होती है भाई। मैं तो सही कहता हूँ, जिस दिन लड़के इनसिक्योरिटी महसूस करने लग जाए ना लड़कियों से, उस दिन समझ लेना हमारा भला हो गया। ऐसा फील, कोई बात नहीं। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स, अभी यहाँ मैथमेटिक्स पिक्चर में आएगा। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल। पहले के दोनों में डिफरेंस पता क्या था? पहले के दोनों इजी थे, वहां पे आपको फिक्स कर दिया था अमाउंट, यहाँ पे सेल्स भी वेरिएबल है और प्रॉफिट भी वेरिएबल है। अब कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन करिए। इसका कोई नहीं होता है। सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। ओके, अगर मेरी सेल्स है x तो मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 0.1x, knowing the fact that my fixed cost will remain same 24,000. Now how to do? Understand, will go from down or up, any place you go, है ना? सेल्स टू वन, सर सेल्स आपने गलत लिख दिया है, यहाँ पे होना चाहिए x, वो तो नंबर ऑफ यूनिट्स है, ठीक है। अगर सेल्स x है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या मैं कह सकता हूँ 0.6x होगा, तो कंट्रीब्यूशन होगा 0.4x, बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। कैसे सॉल्व करेंगे सर? 0.4x minus 24,000 is equal to 0.1x. So ये x आ जाएगा, दूसरा साइड में 0.5 no 0.3x is equal to 24,000. Therefore x is equal to, मतलब अगर मैं 80,000 रुपए का सेल्स करता हूं तो बराबर उसका 10% 8,000 का प्रॉफिट आने को होना, बरोबर है। बहुत बढ़िया, देखते हैं, चेक करते हैं। 80,000, अब 80,000 का सेल है, कीपिंग द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 रुपीज, नंबर ऑफ यूनिट्स कहने से विल बी 8,000। 8,000 यूनिट्स पे 6 रुपए के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट होगा 48,000, तो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा 32,000, मतलब फिक्स कॉस्ट माइनस 24,000। ओ भाई साहब, मजा आ गया, इजी है ना? पर ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ एग्जाम में? इजी तो बहुत है, बट ये बेस बनाते हैं आपका। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय 10%। नया ब्रेक इवन पॉइंट, सिर्फ सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। अभी सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, 10% मतलब 1 रुपए से कम होगी, सेलिंग प्राइस होगी 9 रुपए। आ जाओ यहाँ पे, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, फॉर्मूला से आंसर निकाल देते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट अनचेंज है 24,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 9 रुपीज माइनस 6 रुपीज। डू यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? सो 24,000 डिवाइडेड बाय 3 रुपीज, दैट गिव्स यू 8,000 यूनिट्स। अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालना है तो उसको 9 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, 70,000 रुपीज। क्लियर हुआ सभी को? क्या हो गया सर? क्या? नहीं नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस का 60% नहीं है मेरे दोस्त। ये देखो 6 रुपया फिक्स दिया है, ये देखो यहाँ पे, समझ में है? बहुत बढ़िया जी। न्यू सेलिंग प्राइस इफ ब्रेक इवन पॉइंट इज 4,800 यूनिट। जबरदस्त, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया 4,800 यूनिट, मतलब 4,800 यूनिट पे इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है कि आपकी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जानी चाहिए, प्रॉफिट लॉस होना चाहिए 0। तो आप कितने में बेचोगे? बहुत अच्छा है, आसान है। देखो सबके चेहरों का टाइम जोन चेंज हो गया, मैं दिखा, डोंट
टेबल से ही हो जाएगा। सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट 0, फिक्स्ड कॉस्ट 24,000। अब समझना, नंबर ऑफ यूनिट कितने का है? 4,800 यूनिट। आपको पूछा है नई सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट में कई चेंज है? 4,800 मल्टीप्लाई 6 रुपीस, તમારું વેરિયેબલ કોસ્ટ છે 28,800 રૂપીસ। સમજી ગયું? બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ માં તમારું કોન્ટ્રીબ્યુશન, તમારો ફિક્સ કોસ્ટ સેમ છે। That means your contribution is equal to your fixed cost. Can I write this figure over here? Can I go reverse? 24,000 plus 28,800, 52,800. Now I have to generate the revenue of 52,800 by selling 4,800 units. 11 rupees per। कहीं को इतना फॉर्मूला में उलझने का, टेबल बनाने का, सॉल्व करने का मजा नहीं है। समझ लो, आसान। ये टेबल पे कंट्रोल होना चाहिए, बाकी सब सिंपल है। जब मैं किसी को देखता था कि कोई कार ले रहा है, तो कार के शोरूम में जाते थे तो कार वाले बताते थे कि सर अगर आप पेट्रोल की कार लोगे और डीजल की कार लोगे तो दोनों के प्राइस में फर्क होता है ना? सस्ती कौन सी होती है? पेट्रोल की कार सस्ती होती है और डीजल की कार महंगी होती है। लेकिन मेंटेनेंस पेट्रोल के कार का और डीजल का, भाई साहब समझ ही नहीं आता। मेरे दिमाग में ये कैलकुलेशन आया, मैंने एक बार एक कार डीलर का ऑडिट किया था आर्टिकलशिप में, जब जिंदगी में पहली देखा। आई वाज नॉट बोर्न इन कार वाला खानदान, ठीक है, तो हमारे घर में कभी कार थी नहीं। तो मेरे दिमाग में ऑडिट के समय सवाल आया कि यार कोई कस्टमर ये डिसीजन कैसे लेता होगा? कोई तो ऐसा कोई फिगर होता होगा ना कि इतने किलोमीटर तक पेट्रोल कार इकोनॉमिकल है और इतने किलोमीटर के ऊपर डीजल कार इकोनॉमिकल है। आपको पता है मार्जिनल कॉस्टिंग में उसको कहते हैं कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट। इस सवाल का जवाब आपको मार्जिनल कॉस्टिंग देता है। एक कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, एक कॉस्ट वेरिएबल है। आप देखो कार खरीदते हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाद में जो लगता है वो वेरिएबल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो आपको ये सवाल नहीं आता दिमाग में कि कितने किलोमीटर अगर मेरा ड्राइव है। मैंने देखा शोरूम में कस्टमर्स दुकानदारों से पूछते हैं सवाल, दुकानदार या वो जो सेल्स एजेंट है तो वो कस्टमर को कहते हैं आपका कितना ड्राइव है? तो वो कहता है मेरा रोज का समझ लो 20-30 किलोमीटर होगा। अच्छा 20-30 किलोमीटर, मैं उसके दिमाग में क्या मैथ्स चल रहा है समझने की कोशिश कर रहा था। 20-30 किलोमीटर महीने का 25 दिन पकड़ लो तो 7,750 किलोमीटर आपका ड्राइव है। अच्छा 750, आप एक काम करो पेट्रोल गाड़ी ले लो। हैला मैं सीए कर रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तू है मत मेरे को समझ नहीं आ रहा इसने आंसर निकाला कैसे। और सच बोल रहा हूँ मैं तब तक इंटर क्लियर हो गया था, मतलब मैंने अकेडमिकली पढ़ा था। लेकिन कहते हैं ना जिस दिन आप चोट खाते हो उस दिन समझ में आता है। आपका पीवाईक्यू है दोस्तों, न्यू सिलेबस का 5 मार्क का कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट, मार्जिनल कॉस्टिंग का पीवाईक्यू है। मेरा यूट्यूब पे जो लेक्चर है मार्जिनल कॉस्टिंग का जाके देखना, उसमें सॉल्व करवाया मैंने, क्लास में सॉल्व करवाया। This answer is given by marginal costing. That's why I'm saying it's not just a topic, it's a very practical, relatable, important real life concept which will help you to take lot of decisions in your life. समझ रहे हो? ये टेबल बस याद रखना। क्लियर हो गया सभी को? चलूं मैं आगे? अगला क्वेश्चन करते हैं। जनवरी 2021 का 10 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फोकस करते हैं। Two manufacturing companies A and B are planning to merge. Oh, आप गले लग जाओ। A and B are planning to merge. The details are as follows. Capacity utilization. कंपनी A अपना 90% यूज कर रही है। कैपेसिटी ओवरहेड में पढ़ा होगा ना आपने, कैपेसिटी, कैलेंडर कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक्चुअल कैपेसिटी, है ना, ये सब चीजें पढ़ी होती है हमने ओवरहेड टॉपिक में। तो ए जो है कंपनी ए वो अपनी कैपेसिटी का 90% यूज कर रही है, कंपनी बी जो है कैपेसिटी का 60% यूज कर रही है। दोनों का सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। Assuming that the proposal is implemented, assume कीजिए ये प्रपोजल इंप्लीमेंट हो गया, दोनों कंपनी मिलकर एक हो गई है, मर्ज्ड एंटिटी बन गई है।
calculate the break even sales of the merged plant and the capacity utilization at that stage. जो merged plant है उसका break even point और capacity utilization, profitability of the merged plant at 80% capacity utilization. आपको एक नई कैपेसिटी दे दी है 80%, और तीसरा सेल्स टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख, मतलब डिजायर्ड सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट. एंड लास्ट, व्हेन द मर्ज प्लांट इज वर्किंग एट अ कैपेसिटी टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख, what percentage of increase in selling price is required to sustain an increase in 5% in fixed overheads. अगर मेरे फिक्स्ड कॉस्ट 5% से बढ़ जाती है तो मुझे सेलिंग प्राइस में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा. देखो बेटा, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो. मैंने आज के सेशन में आपको समझाया था, एट टाइम्स वी आर द प्राइस टेकर्स, वी आर नॉट द प्राइस मेकर्स. आप समझ रहे हो? तो मुझे फिर वहां पे अपने कॉस्ट को सही करना पड़ेगा. कैसे करेंगे ये हमें देखना है. क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जनवरी 2021 का क्वेश्चन नंबर 3A है, 10 मार्क्स का. तैयार है सभी लोग? चलिए सॉल्व करते हैं इसको. प्लांट ए और प्लांट बी का डेटा आपको दिया गया है. आपसे कहा है कि अगर ये दोनों प्लांट मर्ज हो जाते हैं तो आपको फाइंड आउट करना है ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्ज्ड प्लांट एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट दैट स्टेज. ब्रेक इवन सेल्स ऑफ द मर्ज्ड प्लांट, हमें पहले दोनों का मैक्सिमम कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट ए 90 पे काम कर रहा है और प्लांट बी 60. हम दोनों का निकालेंगे 100 और फिर दोनों के 100 को मर्ज करेंगे. ठीक है, चलिए पहला आंसर निकालते हैं इसका. किसी को अगर नहीं भी आ रहा है ना, जस्ट ट्राई टू पार्टिसिपेट, आई एम श्योर आपको आ जाएगा. पहले फॉर्मेट देख लीजिए कैसा बनेगा. प्लांट ए भी अभी कितनी कैपेसिटी पे काम कर रहा है? 90%. ये तो डेटा क्वेश्चन में ही दिया है. मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके यहां पे निकालूंगा 100%. सिमिलरली फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा प्लांट बी का. प्लांट बी कितने परसेंट पे काम कर रहा है? ये डेटा मुझे क्वेश्चन से मिल जाएगा. फिर मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके क्या करूंगा? 100%. और फिर बाद में मैं मर्ज्ड प्लांट, उसका पूरा 100% का डेटा निकालूंगा. That's how your format is. Check. पहले क्या करते हैं, जो डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको एज इट इज लिख लेते हैं, हमारा आधा काम हो जाएगा. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट. ये फॉर्मूला लिख लेता हूं मैं. आज यहाँ पे समाधि बन के रहेगी कसम से. जब भी यहाँ पे आओगे माथा टेक के जाना. आज जितने गिरे हुए कैलकुलेटर है ना, मेरा नहीं गिरा कैलकुलेटर. उतने कभी नहीं गिरे. बहुत बढ़िया. जैसे वो सजाए मौत सुनाने के बाद निप तोड़ देते हैं ना, आज मेरे को लग रहा है आप लोगों को इतना गम हो गया मैराथन खत्म होने का कि आज यहाँ से तोड़ के ही जाएंगे. बहुत बढ़िया, ये जानबूझ के किया. ये कहते हैं why should girls have all the fun? Let me also have some fun. Yo, 63 lakh. $39,60,000.
23 lakh 40,000 minus 13 lakhs 10 lakh 40,000. पहले सिर्फ क्वेश्चन का डेटा कॉपी करते हैं 48 22 50 25 lakh 50,000 10 lakh 50,000. बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे, इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे। एक्सट्रापोलेट का मतलब होता है अगर 90% पे 63 लाख का सेल्स होता है तो 100% पे कितना होता है 70 लाख। अब समझना वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी दोस्तों, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट। तो कितना होगा 3960 डिवाइडेड बाय 90% 44 लाख। तो आपका यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा 36 लाख। सॉरी, फिक्स कॉस्ट चेंज होगी किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं। करेक्ट। अब हम आते हैं प्लांट बी पे 48 लाख डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 80 लाख। बहुत बढ़िया। मन नहीं है भैया करने का, कर रहे हो क्या क्वेश्चन? बहुत अच्छी बात। 22,50,000 डिवाइडेड बाय 60% 37 लाख 50,000। एक बार सब खत्म कर दो आज। मैं भी गिरा दूं? सब जने ऐसे कर लेंगे। मेरा कैलकुलेटर उजड़ गया। बहुत बढ़िया। 42 लाख 50,000। बहुत बढ़िया। फिक्स कॉस्ट 15 लाख। इतने जीरो लिख रहे हैं ना इस क्वेश्चन में, सुबह से लेके अभी तक इतने जीरो नहीं लिखे होंगे। अब मर्ज एंटिटी मर्ज प्लांट 100%, सो 70 lakhs plus 80 lakhs 1 crore 50 lakhs। जबरदस्त। ऐसा लग रहा है जीरो का ठप्पा बनवा लूं। हाँ जी, नहीं सर, वैल्यूअर ने कुछ और लिख दिया तो भारी पड़ जाएगा। 81 लाख 50,000। 68.5. टोटल फिक्स कॉस्ट 28 लाख। 40 lakh 50,000. 40 lakh. आसान बहुत है, बस चीज ये है कि एग्जाम में क्लिक होना चाहिए। और वो कैसे होगा मैं आपको आंसर बताता हूँ, जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कॉस्टिंग में, उतना फास्ट क्लिक होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। अब क्वेश्चन 1 ये ब्रेक इवन सेल्स आपको निकालना है। ये मर्ज प्लांट है, इसका ब्रेक इवन सेल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स? सेल्स डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो। कैन आई कैलकुलेट पीवी रेशियो ऑफ द कंबाइंड प्लांट? 68 lakh 50,000 divided by 1 crore 50 lakhs into 100 5.7%. 45.6। कुछ लोग हैं कैलकुलेटर पे बेचारे अकेले कैलकुलेट करके आंसर बता रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अभी तक मुहूर्त ही नहीं किया कैलकुलेटर का, आज सुबह से बैग में आराम फरमा रहे हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये कितने इंटेलिजेंट है। कुछ लोग सोच रहे होंगे सही बेवकूफ है। कर और कर, वो बता मैं लिखता हूँ, वो बता मैं लिखता हूँ। अलग लोगों के माइंड में अलग अलग थॉट्स आते हैं, है ना। मेरे याद है ना, कल मैं जब हायर परचेज में लिख नहीं रहा था तो 2-4 मैडम चेहरे ही
मैंने कहा जर्नल एंट्री बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखो। इंतजार कर रहे हैं, दिमाग एकदम हाइबरनेट मोड पे है, स्लीपिंग। हमारी आंखें चालू है, कान चालू है, हाथ चालू है, बाकी तो सब अलग ही जोन में। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे ब्रेक इवन सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट है 28 लाख, 41,30,939. हाँ बोल दो यार वापस, मैं भी नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली कैलकुलेट, आप बोल दो। 61,30,939। बहुत बढ़िया, बहुत भला कर रहे हो आप दोनों जने, सच बता रहा हूँ। एक एक पेपर तो निकल ही जाएगा। ऐसे फिगर देख के डर लगता है। देखो हर इंसान अपना कीर्तिमान अलग चीज में स्थापित करता है, इन्हें इस पे करने दीजिए, आपका भला हो रहा है बस। ब्रेक इवन से निकल गया पहला, 10 मार्क में से 3 मार्क तो मिल गए। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मर्ज्ड प्लांट 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, डायरेक्टली निकाल सकते हैं, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। 80% पे, अब 100% पे सेल है 1.5 करोड़ का, है ना, तो 1 करोड़ 50 लाख, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, नहीं सर कंट्रीब्यूशन ही ले लेके सीधा सीधा 80%, कशाला एवढं त्रास करायचं, सॉरी break even sales of the merged plant and the capacity utilization at that stage, you are right। चलिए निकाल लेते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। देखो मैंने बोला था 2 लाइंस ब्लैंक छोड़िए, हमने तो काटना है, छोड़ी हुई थी। बहुत अच्छी बात, आप यू आर गुड गर्ल, गुड दीदी। मुझे पता था। मैंने छोड़ा हुआ है proof। बेरी चालाक दी। बेटा आप उनका पराक्रम जानते नहीं है। एक बार क्लास में बच्चे अड़ गए थे उनके साथ, इतने पछताए ना उनके क्लास के बच्चे। दीदी जब असलियत पे आ गई थी ना क्लास में, बहुत पछताए थे क्लास के बच्चे, सब जने लिटरली पांव पे आ गए थे, दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर दो। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे? 61,30,939 ये मेरा ब्रेक इवन सेल्स है, और 1 करोड़ 50 लाख ये मेरा टोटल सेल है। मतलब सवाल ये है कि कितने परसेंट कैपेसिटी पे मैं ब्रेक इवन करने वाला हूं। तो बोलो ना यार आंसर, क्यों चुप हो? 40.87। मैंने टाइप करना स्टार्ट किया और फिर याद आ गया, आवाज नहीं आई अभी तक, मैं रुक गया। 40.87%। इसका मतलब समझ गए, अगर मुझे ब्रेक इवन करना है तो मेरे मार्च प्लान को 40.87% चलाना पड़ेगा। 40.87 पे मैं ब्रेक इवन कर लूंगा, उसके ऊपर जो भी होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। अब आपको पूछा है कि 80% पे प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं सबसे पहले कंट्रीब्यूशन का 80% लेता हूं। 68,50,000 का 80% माइनस 28 लाख रुपए। फाइनल आंसर बताओ बेटा, टाइम बचाओ। 26 लाख। बहुत बढ़िया, चेक करिए सभी जन। बेसिक्स अगर क्लियर है ना तो आसान है। अभी हमने जो बेसिक्स पे टाइम इन्वेस्ट किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स टर्नओवर ऑफ द मर्ज प्लांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹60 लाख। कितना सेल करना है अगर 60 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो? ओके, डिजायर्ड सेल्स what is the desired profit? 60 lakh plus fixed cost 28 lakhs divided by PV ratio 45.67%। हाँ जी बताएं। 1926866। ये A for apple, B for ball से पढ़े बताओ। हाँ जी, 1 करोड़
6 समझ गया आगे। इतने लोग रिलैक्स होकर बैठे हैं कुछ जने यहाँ पे कि हम भी हमारे कैलकुलेटर में निकालेंगे तो कौन सी नई फिगर आ जाएगी। काय को उंगलियों को तकलीफ है। हाँ? फालतू लोग। आप तो बस छपा दीजिए, कहाँ पे लेंगे हम। बहुत बढ़िया। हाँ जी सही बात। 1,92,68,667. Now, when the merged plant is working at a capacity to earn a profit of 60 lakh, 60 lakh की कैपेसिटी पे अगर काम कर रहे हैं, what fixed percentage of increase in selling price is required to sustain an increase of 5% in fixed overheads? कैसे सॉल्व करेंगे इसको? The profit 60 lakh के 5% फिक्स कॉस्ट में 5%. कैन यू ट्राई दिस आंसर ऑल ऑफ यू? कैलकुलेटर पे करो, लिख के करो, मुझे नहीं पता, ट्राई। सवाल को मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, आधे लोगों को सवाल ही नहीं दिखा होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का कनेक्शन थर्ड नंबर क्वेश्चन के साथ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है कि अगर 60 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न करना है और 28 लाख रुपए की मेरी फिक्स कॉस्ट है, तो मेरा डिजायर्ड सेल्स कितना होना चाहिए? वो फिगर मेरे पास है ना? मेरे आंसर देख भाई, आंसर परसेंटेज में आएगा। वाह जबरदस्त, सही जवाब। बाकी लोग भी कोशिश करें। बाकी लोगों ने अब सोचना ही बंद कर दिया, हमने हमारा हथियार गिरा दिए। हमारे तो नजदीक में भी कहीं नहीं है, हमारा लाखों में करोड़ों में है। छोड़ दो भाई। अब वो बिल्कुल आराम से 2 मिनट व्हाट्सएप खोल के चेक कर लेंगे किसी ने याद किया क्या, क्योंकि 2 मिनट बाद तो मैं बताऊं भाई, घर पे तो मेरे को जाना है, उनको थोड़ी जाना है। अच्छा कुछ लोग है ना, ऐसा मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बस बहुत सही लग रहा है, ये बेस्ट चीज है फेस टू फेस। कुछ लोग इतनी एक्टिंग करते हैं, वैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही मैं उनकी तरफ देखूंगा 0.726%। हाँ ठीक है, चेक करते हैं। चलो समझो, कोई बात नहीं, समझिए। सवाल ये है कि अगर आपका 60 लाख रुपए का ही प्रॉफिट होता है और आपको सेम सेलिंग प्राइस मेंटेन करना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट नहीं पता है पर टोटल सेल्स तो पता है ना। टोटल सेल्स कितना है? 1,92,68,667। लेकिन अगर आपकी फिक्स्ड कॉस्ट 5% से बढ़ जाती है, मतलब 28 लाख रुपए प्लस 5%, 29,40,000, मतलब व्हाट इज द इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट? 1,40,000। तो मुझे सेल्स वॉल्यूम नहीं, सेलिंग प्राइस को कितने परसेंट से बढ़ाना पड़ेगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 1,40,000 रुपए को रिकवर करने के लिए 1,92,68,667 multiplied by 100. How much is the percentage increase I have to foresee? 0.726%। मतलब जो भी मेरी सेलिंग प्राइस होगी ना, अभी प्रिवेलिंग सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर मैं उसको इतने परसेंट से बढ़ा दूंगा, सिर्फ सेलिंग प्राइस क्वांटिटी को नहीं, तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ने के बावजूद भी मेरा प्रॉफिट 60 लाख रुपीस ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है।
क्लियर हुआ सभी को? पक्का? 100%? Yes, sir. एक और क्वेश्चन करने की ताकत है? Yes, sir. नो सर बोल रहा है, बताओ। Yes. आपको पता है मैं तो करने ही वाला हूँ, कर लेते हैं यार, इसी बहाने याद रखोगे आप मुझे। अरे भाई साहब, जबरदस्त। नवंबर 2020 का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1B है 5 मार्क का। अभी ही मैं चेतावनी दे रहा हूँ, 5 मार्क के लायकियत का ये क्वेश्चन है नहीं, एडवांस में बता रहा हूँ। क्वेश्चन भले ही 5 मार्क का है पर ये टाइम ज्यादा खाएगा, फिर तो छोड़ ही दो सर। उसके टी शर्ट पे स्माइल की जगह कराए लिखा हुआ आ गया। बहुत बढ़िया, कर लेते हैं, हो जाएगा। ओहो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बहुत बढ़िया। फोन गिरा था, फोन भी कर गया। चलिए। Moon Limited produces products X, Y, and Z and has decided to analyze its production mix in respect of these three products X, Y, and Z. Production mix का मतलब होता है when you have variable variety types of finished goods और आप उसको एक proportion में sell करते हैं, उसको कहते हैं product mix. You have the following information. इन तीनों प्रोडक्ट का डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट दिया है। अब डायरेक्ट लेबर अगर आप देखेंगे तो दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। डिपार्टमेंट ए जिसका लेबर आवर रेट है 4 रुपीज और डिपार्टमेंट बी जिसका लेबर आवर रेट है 8 रुपीज। मतलब डिपार्टमेंट बी का लेबर महंगा है, डिपार्टमेंट ए का लेबर सस्ता है। अब यहाँ पे आपको दिया है कि एक यूनिट एक प्रोडक्ट का बनाने के लिए किस डिपार्टमेंट के लेबर्स के कितने घंटे लगते हैं। मतलब डेटा बहुत ज्यादा है ना। 3 प्रोडक्ट 2 डिपार्टमेंट, मतलब 3 into 2 6 फिगर्स आपके पास है। ये देखिए, तो अगर हम इसको थोड़ा इंटरप्रीट करना सीखे तो प्रोडक्ट एक्स को, एक यूनिट प्रोडक्ट एक्स बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए के 6 घंटे चाहिए और डिपार्टमेंट बी के भी 6 घंटे चाहिए। दैट इज हाउ वी इंटरप्रीट द इंफॉर्मेशन। अगर मुझे यहाँ पे लेबर कॉस्ट निकालनी है, थ्योरेटिकली देखिए आसान है, 6 घंटे 4 रुपए के हिसाब से है ना। डिपार्टमेंट ए का लेबर का रेट क्या है 4 रुपए, ये दिख रहा 6 4। कैन आई से x का 24 होगा, x का डिपार्टमेंट बी का लेबर कॉस्ट कितना होगा 648 और टोटल लेबर कॉस्ट कितना होगा 72 है ना। प्रोडक्ट y नीड्स 10 आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, 4 रुपए के हिसाब से 40 रुपए, 15 घंटे 8 रुपए के हिसाब से और टोटल 160 रुपीज। और Z 5 4 20 88। अब अगर मैं एक दिमाग में कॉस्ट शीट बनाऊं ना तीनों प्रोडक्ट की, तो कॉस्ट शीट कैसे बनेगी, ये देखो मटेरियल कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट और ये वेरिएबल ओवरहेड। मतलब मैं यूनिट कॉस्ट तो निकाल सकता हूं। क्वेश्चन मैंने अभी पढ़ा नहीं बट इतना मेरे को समझ में आ गया है ना। फ्रॉम द करंट बजट फर्दर डिटेल्स आर गिवन बिलो। करंट पीरियड का बजट दिया जो कहता है एनुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस एंड सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर। यार मैं कोई प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बना सकता हूं पर मैं बना के क्या करूंगा, अगर मेरा सेल्स डिपार्टमेंट कहता है मैं उसको बेच ही नहीं सकता हूं। तो प्रोडक्ट में ज्यादा तभी बनाऊंगा ना जब उसका सेल्स पोटेंशियल होता है। तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट क्या कहता है कि सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर, कि मैं कमिंग ईयर में 12,000 यूनिट प्रोडक्ट एक्स का बेच सकता हूं। अब इसको इंटरप्रीट करना सीखना, प्रोडक्ट एक्स में अभी कितने यूनिट बना रहा हूं, लेकिन सेलिंग डिपार्टमेंट कहता है मैं कितना बेच सकता हूं। इसका मतलब है अगर फायदेमंद हो तो मैं 2000 यूनिट एक्स का और बना सकता हूं। डू यू एग्री विद मी? वाई के केस में 12 16, there is a potential of 4000 20 24। तो सर बना दो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आती है कैपेसिटी में, आपकी कैपेसिटी के कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं है ना। there is a constraint in the supply of labor in department A, इसको कहते हैं bottleneck। मैं भी बता रहा हूं ये सीए फाइनल लेवल का क्वेश्चन है, इसको लिमिटिंग फैक्टर नाम से जाना जाता है सीए फाइनल में। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कॉन्स्ट्रेंट, बॉटलनेक।
यहाँ पे आपको कोई हरकत नहीं है, आप बना दो एक्स्ट्रा। बनाने में कांस्टेंट पता है क्या है? डिपार्टमेंट ए का जो लेबर आर है वो लिमिटेड है। जितना अभी बना रहे हो बस उतने ही लेबर आवर्स अवेलेबल है। आपसे पूछा गया है रिक्वायर आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मून लिमिटेड। अब अगर वो लेबर आवर्स मेरे पास लिमिटेड है तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कौन सा यूनिट बनाऊं। मैं तो वही यूनिट ज्यादा बनाऊंगा जिससे मेरे को मुनाफा प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। तो सेकंड आंसर फर्स्ट पे डिपेंडेंट है, तो पहले मुझे फर्स्ट आंसर निकालना है। एक सवाल पूछूं मैं यहाँ पे, सबको आंसर रेडी रखना है, 2 से 3 मिनट का टाइम मैं दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे। नवंबर 2020 PYQ। नो वन विल स्पीक आंसर। अगर ये अभी प्लस की क्लास होती तो चैट ऑफ कर देता था मैं। ताला लगा दो। finger on that bit. Circuit diagram. Each and every student should calculate answer of this particular question. Just be ready with your answers, and once you are ready, just raise your hand and let me know that you are ready. Very good, sir. Okay. अभी जो करंट बजट है उस बजट के हिसाब से कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं डिपार्टमेंट के? जो भी आपको कैलकुलेट किए नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई आंसर मत ओके, ये आंसर है ओके। Don't speak. Okay. Don't speak. Don't speak answer. Just show me on calculator. 0. तीनों को एक साथ कोविड हुआ है। ओके ओके 6। Am I a joke to you? Vikama, 4.8. don't speak answer. Just show me on calculator. Okay. दिखाओ ना सर, कैलकुलेटर नहीं है। बहुत बढ़िया। Don't speak. Just show on calculator. Answer change करा है। Answer change। अच्छा, बहुत बढ़िया। The correct answer of this question is 2,80,000. जिसने भी इससे कम आंसर दिए हैं चुल्लू बना लो, सफिशिएंट पानी है मेरे पास। शर्म नहीं आती? 6 आंसर दिखाए मेरे को किसी ने। 84 से कहती आई चेंज माय आंसर, और क्या किया? 21। बताओ, am I a joke to you? Literally कैसे कर रहे हो यार? कॉमन सेंस। देखो, फोकस करो, फोकस 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 करो। अब ध्यान से देखो सब जने यहाँ पे। नो विड्रॉल ऑफ आंसर। हम लोग प्रोडक्ट एक्स के अभी कितने यूनिट्स बना रहे हैं? 10,000। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए डिपार्टमेंट? तो अम्मा 21 कैसे आया? अगर 10,000 यूनिट आप एक्स के बना रहे हो और एक यूनिट के लिए आपको 6 घंटे लगते हैं, तो 10,000 इंटू 6, अम्मा 60,000 तो यहीं पे हो गए।
बहुत बढ़िया। आप प्रोडक्ट बी के वाई के कितने यूनिट बना रहे हो? 12,000। सिमर क्या हो गया भाई, याददाश्त तो नहीं चली गई? 12,000 यूनिट। सबको समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग ऑल ऑफ यू। एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 10 आवर्स चाहिए, 10 घंटे चाहिए। 12,000 इंटू 10 घंटे मतलब 1,20,000। और फिर प्रोडक्ट सी 20,000 यूनिट्स और एक यूनिट के लिए 5 घंटे मतलब 1 लाख। टोटल कितना हुआ? सब जने भूल गए। C for costing, C for balancing। हमारे सबके दिमाग में ना सीरियसली अनटिल एंड अनलेस कोई सीवियरली डैमेज हो, मैन्युफैक्चरिंग डैमेज, सबके अंदर एक स्विच होता है कॉमन सेंस का। जब वो चालू हो गया ना, उस दिन के बाद आप दौड़ लोगे कॉस्टिंग के अंदर। जब तक वो चालू नहीं हुआ तब तक तो भाई साहब पॉसिबल नहीं है। और वो चालू तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। इस फिगर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन में। इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो भैया? बॉडी नहीं पर डर बहुत लग रहा है आपसे मुझे। ऐसे मत करो यार। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर 2,80,000 घंटे। आप समझ रहे हो? डिपार्टमेंट एक जितने भी लेबर्स हैं उनके पास 2,80,000 घंटे। अब वो लेबर कहते हैं हमसे जो प्रोडक्ट बनवाना है बनवा लो, आप बताओ हम क्या बनाएं। ये डिसीजन हम लेंगे। ये डिसीजन हम किसके बेसिस पे लेंगे? हम सबसे पहले निकालेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट और उसका कंट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? चलिए स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, तीनों की सेलिंग प्राइस हमें पता है पर यूनिट। ओके 312 रुपए, 400 and 240। क्लियर हुआ? इसमें से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सबसे ऊपर दिया, चेक करना। 160, 120, 80। 160, 120, 80। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर हमने निकाल लिया, चेक करो। 72, 160, 10। और वेरिएबल ओवरहेड्स 8, 20 और 12। हाँ जी बताइए कैलकुलेटर मित्रों। फर्स्ट वाला 72, सेकंड वाला, थर्ड वाला। बोलो बोलो, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बहुत अच्छी बात। आपको पता नहीं कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। कितने मार्क्स मिले भाई? अभी जस्ट दिया ही है। सामने वाले का समाधान हुआ है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात, अद्भुत। ये भी एक कला है। आगे मैम, पक्का 100%, बहुत ही बढ़िया। अब समझना, अभी जाओ तो एक बार नीचे किसी चाय वाले के यहाँ पे और उसको बोलो कि भैया मुझे दूध का पैकेट चाहिए। वो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अगर वो दूध को दूध की तरह बेचेगा तो उससे उसको कमाई नहीं होगी। लेकिन अगर वो दूध को चाय बना के बेचेगा तो वो ज्यादा पैसे कमाएगा। यहाँ पे दूध उसके लिए लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे हमारे लिए डिपार्टमेंट ए का लेबर आर लिमिटिंग फैक्टर है। मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा डायरेक्ट लेबर आर ऑफ डिपार्टमेंट ए पर यूनिट। एक यूनिट बनाने के लिए डिपार्टमेंट ए का कितना लेबर आर चाहिए? 6, 10 एंड 5। 6,
अरे बेटा सिर्फ कैलकुलेटर मत चलाओ, थोड़ा अंदर भी चलाओ। और 6, 10 और 5, अब यहां से हमें क्या मिलेगा समझना, कंट्रीब्यूशन पर डायरेक्ट लेबर आर ऑफ डिपार्टमेंट ए। मतलब डिपार्टमेंट ए का लेबर अगर 1 घंटा काम करेगा तो और प्रोडक्ट एक्स बनाएगा तो वो कितना रुपया कमाएगा, 12 रुपया कमाएगा। अगर डिपार्टमेंट ए का लेबर 1 घंटा काम करके प्रोडक्ट वाई बनाएगा तो कितना, 10 रुपया कमाएगा। और अगर प्रोडक्ट जी पे काम करेगा तो 8 रुपया कमाएगा। अब आप मेरे को लॉजिकली जवाब दो, डिपार्टमेंट ए के लेबर से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट बनाना है? क्योंकि डिपार्टमेंट ए के लेबर के काम करने से सबसे ज्यादा कमाई मुझे प्रोडक्ट एक्स में हो रही है। मेरा कंट्रीब्यूशन पार्ट आर ऑफ डिपार्टमेंट ए लेबर सबसे ज्यादा एक्स का है, इसीलिए मैं सबसे ज्यादा यूनिट किसका बनाऊंगा, पूरा बना सकते हो नहीं, एक्स का मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल है 12,000। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बस दोनों क्वेश्चन का मस्ट आंसर आ जाएगा। आइडेंटिफाई द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स, और उस आइडेंटिफिकेशन पे आपको टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है। नो प्रॉब्लम, कर लेंगे। चलिए, टोटल डायरेक्ट लेबर आर अवेलेबल डिपार्टमेंट ए, कितने अवेलेबल है बेटा? हाँ, जिसने 21 लिखा था, 21 बोला था, 21 लिखो। बहुत ही बढ़िया। 6 किसने बताया था, बताएं जरा। 6 भी तो दिखाया था किसी ने, बहुत जबरदस्त। क्या चल क्या रहा था मन में उस समय? मतलब 6 कैसे आ कैसे सकता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। अब आप सोचो, जो बेचारा पेपर चेक करता होगा क्या 2014-15 में मैं पेपर चेक करता था अपने बच्चों के, जो मेरी फेस टू फेस एकेडमी थी उसके बच्चों के। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरा काफी बार मन होता था मैं जान दे दूं, सुसाइडल टेंडेंसी लाना चाहता हूं। ऐसे आंसर तो आप लिखोगे खौफनाक, भयानक, तो क्या करेगा बेचारा सामने वाला? इसमें से माइनस करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आर यूज्ड फॉर एक्स। सबसे पहले हम किसे बनाएंगे, प्रोडक्ट एक्स को। प्रोडक्ट एक्स के लिए मैक्सिमम जितना यूनिट बन सकता है वो है 12,000 यूनिट्स, और एक यूनिट के लिए 6 घंटा लगता है। तो 12,000 6 मतलब 72,000 आवर्स यहाँ पे कंज्यूम हो गया। तो 280 में से 72 गया, बचेगा 2,08,000। हमारी रैंकिंग के हिसाब से सेकंड हम किसे देंगे प्रायोरिटी, माइनस डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज्ड फॉर वाई। कितना बेच सकते हैं मैक्सिमम, 16,000। तो 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स, 1,60,000। अब रुक जाओ, 48,000 अवेलेबल है। अगर मैं मैक्सिमम बनाना चाहूँ ना 24,000 जी के, तो 24,000 बनाने के लिए 24,000 इंटू 5, मुझे तो 1,20,000 आवर्स चाहिए। उतने अवेलेबल है नहीं। तो अब हम कैसे करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जी कैसे निकालेंगे, 48,000 डिवाइडेड बाय 5, 9,600 यूनिट्स। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स। मतलब मैं प्रोडक्ट एक्स बनाऊंगा 12,000 यूनिट्स, वाई बनाऊंगा 16,000 यूनिट्स, और जी बनाऊंगा 9,600 यूनिट्स। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इस पे टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 72, 100, 40। 72, 100, 40। वेरी गुड सर। 8,64,000, 16 lakh, 3,84,000,
28,48,000 और इसी के साथ मार्जिनल कॉस्टिंग होता है यहाँ पे समाप्त। Such an amazing session over here. मजा आ गया? Have you enjoyed all of you? Costing में confidence बढ़ा सभी का। So जो भी बाकी के टॉपिक्स है, I am promising you before exams all the topics I conduct session जो मुंबई में नहीं होंगे उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं और अच्छे से रेफर करके कंप्लीट कर सकते हैं सेशन को, ठीक है? Thank you so much, thank you very much. कोमल, निधि एंड अपूर्व, कैन यू प्लीज कम हियर? कल भी ले लूं। कल भी लेने सर, कल सुबह तो निकलना है। कितने कंप्यूटर